गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th का 5th लेसन है बेटा हमारा अभिव्यक्ति माध्यम का नाटक लिखने का व्याकरण। इससे जैसे नाटक सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारा नाटक कहते किसे हैं कि जिस नाटक साहित्य की वह विद्या होती है जिसमें पढ़ने के साथ साथ मंच पर अभिनय करके भी दिखाया जाता है उसे हम नाटक कहते हैं। कि साहित्य की वह विद्या होती है जिसमें पढ़ने के साथ साथ मंच पर अभिनय करके भी दिखाया जाता है उसे हम नाटक कहते हैं। यह भारतीय काव्य शास्त्र में नाटक को क्या कहा जाता है? दृश्य काव्य भी कहा जाता है। काव्य शास्त्र में नाटक को दृश्य काव्य भी माना जाता है। नाटक क्या होता है? एक रंगमंच की प्रमुख विद्या होती है जिसे हम क्या कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, सुन सकते हैं। क्योंकि नाटक को अभिनय करके मंच पर दिखाया जाता है तो उसमें सभी दर्शकगण क्या कर सकते हैं कि जो कलाकार होते हैं वो किस प्रकार से नाटक को क्या क्या दर्शय कर रहे हैं, क्या वो कह रहे हैं, सुन देख रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हम क्या करें, मंच पर उसे देख भी सकते हैं, उनकी बातों को हम सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। वो क्या होते हैं? हमारे नाटक होती हैं। लेकिन नाटक में चित्रित पात्र कैसे होने चाहिए कि नाटक जब करते हैं उसके इसमें हमें कैसे कैसे पात्रों का, कलाकारों का प्रयोग होना चाहिए कि पात्र सबसे पहले तो क्या होने चाहिए, चरित्रवान होने चाहिए। मंच पर जो दिखाए जाते हैं ऐसे ऐसे का प्रयोग नहीं करना चाहिए वहाँ कलाकारों को प्रदर्शन का अपना कि सभी पर गलत असर पड़े। कुछ ऐसे क्या होने चाहिए, चरित्र से ही चरित्रवान होने चाहिए, चरित्रहीन नहीं होने चाहिए। और जो पात्र कर रहे हैं वो सभी का उसमें आदर्श पात्र भी होने चाहिए, सभी का आदर सम्मान करते हुए भी होने चाहिए। अच्छे बुरे दोनों प्रकार के भी होते हैं क्योंकि नाटक के अंदर ऐसे भी बुरे नहीं, मतलब कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं उसमें कि अच्छे और बुरे दोनों का प्रयोग किया जाता है। सारे अच्छी चीज़ें होती हैं तो हमारा नाटक कैसा होता है, टीवी वगैरह में जब हम देखते हैं कभी किसी की लड़ाई होती है, कभी कौन किसी के लिए भेदभाव आदि जो चीज़ें होती हैं, कुछ न कुछ करता रहता है, किसी के बारे में बुरा सोचता रहता है। अगर वो चीज़ें नहीं आती जो नाटक होता है वो देखने में ना तो हमारा मन लगेगा और ना अच्छे बन पाएंगे। तो नाटक दिखाते समय तो अच्छे और बुरे दोनों प्रकार का शब्दों का प्रयोग भी किया जा सकता है। और पात्र जीवंत और जीवन से हमारे जुड़े भी होने चाहिए, वो हमारे जीवन से रिलेटेड होने चाहिए। पात्र अगर जीवन से हटकर होते हैं तो उस नाटक का देखने में हमारे जो रोचकदार ही नहीं बन पाएंगे नाटक। और सामाजिक परिवेश से जुड़े होने चाहिए, समाज के अंदर रहते हुए हमें कौन कौन सी अपनी परंपराओं का पालन करना चाहिए, कैसे रखने चाहिए, आदर्श समाजी होने चाहिए, उन सभी चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। पात्र कैसे होता है? और हमारे कथानक से संबंधित भी होने चाहिए। ठीक है, ये चरित्र पात्र। फिर कहें थर्ड पर्सन है कि नाटक की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए कि नाटक की भाषा शैली सहज व सरल होनी चाहिए। कठिन भाषा का यदि हम प्रयोग करेंगे तो बीच बीच में अटक सकते हैं, उस भाषा का सभी यानी कि अनपढ़ व्यक्ति भी होते हैं उसके अंदर, वो नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए ताकि सभी को समझ में आ सके। और कोई भी हमारी जो भाषा शैली होती है वो हमारे प्रसंग के अनुकूल होनी चाहिए, पात्रानुकूल होनी चाहिए, हमारे विषय के अनुकूल होनी चाहिए कि कौन से विषय पर हम नाटक बना रहे हैं। सारी की सारी कहानी सिर्फ एक उससे दो शब्दों पर ही आश्रित होती हैं, लेकिन उसी के अनुकूल हमें कार्य करना चाहिए, उसे हट करनी। भाषा शैली हमारे जो स्वादों के अनुकूल होनी चाहिए, सरस होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए, प्रसंगानुकूल होनी चाहिए। ठीक है, अगला है कि नाटक और साहित्य की अन्य विधाओं में क्या अंतर है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। नाटक और साहित्य की अन्य विधाओं में क्या अंतर है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। साहित्य क्या होती है? साहित्य में हमारी कविता हैं, कहानी हैं, उपन्यास हैं, निबंध है, हर प्रकार की जो विधाएं होती हैं वो आती हैं हमारी। नाटक को तो क्या होता है, दृश्य काव्य भी कहा जा सकता है क्योंकि उसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन बाकी अन्य जो साहित्यिक विधाएं होती हैं उनको ऐसा नहीं देख सकते हैं। नाटक क्या होते हैं? नाटक को रंगमंच पर दिखाया जाता है और अन्य विधाओं को हम बगैर रंगमंच के भी दिखा सकते हैं। कोई भी निबंध कहानी आदि सुनाते हैं तो बगैर रंगमंच के भी सुना सकते हैं, लेकिन नाटक को रंगमंच पर ही दिखाया जाता है, मंच पर ही अभिनय किया जाता है, अन्य विधाओं का अभिनय नहीं होता है। नाटक को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, बल्कि अन्य जो विधाएं होती हैं उन्हें पढ़ा और सुना ही जा सकता है। जैसे कहानी होती हैं, निबंध होते हैं आदि को हम क्या करते हैं, साहित्यिक विधाएं होती हैं उनको हम केवल क्या कर सकते हैं, केवल पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं, लेकिन इसे हम देख भी सकते हैं। नाटक के में अभिनय का गुण विद्यमान होता है, अन्य जो विधाएं होती हैं उसमें किसी प्रकार का कोई भी गुण नहीं होता है।
नाटक का संबंध किस तक होता है? दर्शकों में से होता है, जबकि अन्य विधाओं का संबंध किससे होता है? पाठक कलाकार से होता है। कोई भी निबंध, कहानी संग्रह वगैरह आदि हम उपन्यास से रेखा चित्र निबंध आदि लिखते हैं, वो किससे होते हैं? जो कलाकार अच्छा होता है, उसी के माध्यम पर आधारित होता है। वो किस प्रकार के अपनी कहानी, नाटकों, निबंधों का, उपन्यासों का प्रयोग कर रहा होता है। लेकिन नाटक क्या होते हैं? दर्शकों तक, कि दर्शक के देख रहे हैं, उसके प्रति उनका क्या रुझान होता है, किसकी क्या रुचि होती है, उसके अंतर्गत देखते हुए चीज़ें बनाई जाती हैं, नाटक को बनाया जाता है। लेकिन पाठक में जो अन्य विधाएं होती है, इसमें क्या होता है? कलाकार होता है, वो अपनी सोच विचार आदि का आदान प्रदान करता है कि किस प्रकार के कैसे शब्दों का प्रयोग करना होता है और कहाँ पर इस्तेमाल करना होता है। वहाँ पर केवल उसको दर्शकों के, पात्रों के, कलाकारों की जरूरत नहीं होती। वो सिर्फ एक अकेला कलाकार ही वो सोचता, अपने मन में अनेक तरह तरह के विचार, भावनाएं आदि उनके मन में आती रहती हैं। नाटक को क्या होता है? एक दर्शनीय विद्या भी होती है। बाकी जो क्या होती हैं? अन्य पाठनीय विद्या होती हैं, केवल पढ़ा जा सकता है। दर्शनीय देखने की विद्या होती है। नाटक साहित्य के अन्य जो विद्याएं होती है वो क्या होते हैं? पाठनीय होते हैं, पढ़ने वाली होती हैं, देखने वाली होती हैं। अगला है, नाटक के विभिन्न तत्वों पर प्रकाश डालिए। नाटक के कौन कौन से तत्वों का हम उल्लेख कर सकते हैं? कथा वस्तु है, पात्र योजना है, संवाद है, अभिनेता है, उद्देश्य है, भाषा शैली है। हर प्रकार के पात्रों का प्रयोग किया जाता है उसमें। जैसे आ गया उसमें कि कथानक, कि जो कथानक होती हैं, जो कथा वस्तु होती हैं, कि नाटक में जो कुछ भी हम कहते हैं, उस कहने वाला क्या होता है? वो कथानक ही होता है, जो अपने विचारों का सबसे पहले आदान प्रदान करता है। उसे हम कथा वस्तु भी कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तत्व उसके अंदर क्या होता है कि इसको हम 3 भागों में भी बांट सकते हैं: पात्र योजना, संवाद, अभिनेता, कथोपकथन आदि। पात्र योजना क्या होती है कि नाटक का महत्वपूर्ण एक तत्व होता है हमारा पात्र योजना, कि पात्रों के माध्यम से ही हमारे नाटककार, जो कथाकार होते हैं, कलाकार जो होते हैं, वो अपनी गतिशीलता प्रदान करते हैं। वो किसके माध्यम से करते हैं? वो हमारे नाटक के माध्यम से ही करते हैं। और इनके माध्यम से नाटक का उद्देश्य क्या होता है? अच्छी प्रकार से स्पष्ट करना होता है। उनका उद्देश्य एक प्रमुख पात्र होता है और अन्य उसके अंदर क्या होते हैं? सहायक पात्र भी अन्य होते हैं। इसे प्रमुख जो पात्र होता है उसे नायक नायिका भी कहा जाता है। अगला है कि संवाद योजना तथा कथोपकथन। संवाद क्या होते हैं? संवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? परस्पर बातचीत करना होता है, आपस में बातचीत करना होता है। बातों का परस्पर बातचीत, संवाद को हम क्या कहते हैं? कथोपकथन भी कहते हैं। नाटक का प्रमुख तत्व भी माना जाता है और बिना नाटक के हमें किसी प्रकार की कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती है। पात्रों के चरित्र तथा उसके उद्घाटन के लिए हमें अपने पात्रों के समाज, सहज, सरल आदि भाषाओं का, पात्रानुकूल होना, उनका विषय के अनुकूल होना आदि का प्रयोग भी किया जाता है। वो क्या होते हैं? हमारे संवाद ही होती हैं। अभिनेता, अभिनेता ये नाटक का क्या होता है? एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। इसके द्वारा नाटक का मंच पर क्या किया जाता है? अभिनय किया जाता है, करके दिखाया जाता है उस नाटक का, उसके योग्य बनाना होता है, उसे अभिनेता तैयार किए जाते हैं। उद्देश्य क्या होते हैं? साहित्य की अन्य विद्याओं के समान नाटक का एक महत्वपूर्ण तथ्य भी होता है। अपने पात्रों के द्वारा इस उद्देश्य को हम क्या करते हैं? स्पष्ट भी कर सकते हैं। भाषा शैली ये नाटक का महत्वपूर्ण तत्व है। इसमें संवेदनाओं को भी व्यक्त भी किया जाता है। भाषा सहज, सरल, स्वाभाविक, पात्रानुकूल, प्रसंगानुकूल आदि होनी बहुत आवश्यक होती है। वो किसके अंतर्गत होती है? वो हमारी भाषा शैली होती है। ठीक है। अगला है कि नाटक को कितने भागों, अभी बताया था 3 भागों में बांटा जा सकता है: आरंभ, मध्य और समापन। सबसे पहले उसका आरंभ कैसे करना होता है, उसका मध्यम क्या होता है और उसका समापन कैसे करना होता है। इन चीज़ों को क्या करना होता है? सबसे पहले हमें अपने ध्यान में रखना होता है। उसके बाद ही हम नाटक को कि नाटक की शुरुआत करते समय में क्या करना चाहिए, कैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले मेन हेडिंग में क्या लानी चाहिए, बीच में क्या होना चाहिए। जब हम नाटक को समापन करते हैं तो ऐसा सीरियल बनाना चाहिए, उसको नाटक का समापन करते समय ऐड में दिखाया जाता है कि ये कल के लिए। तो उसमें ऐसे होते हैं कि जो पात्र दर्शकगण होते हैं उस नाटक को देखने के लिए पहले ही होते कि कल पता नहीं क्या होने वाला, उस चीज़ को देखनेंगे, ऐसे रुचि का, रुझान का प्रयोग किया जाता है। नाटक में स्वीकार एवं अस्वीकार की अवधारणा से क्या तात्पर्य है? नाटक में स्वीकार के स्थान पर क्या होते हैं? अस्वीकार को अधिक महत्व दिया जाता है। नाटक में स्वीकार तत्वों के आ जाने से नाटक क्या हो जाते हैं? सशक्त हो जाते हैं। और जब दो चरित्र जब आपस में मिलते हैं तो उनका क्या होता है? उन दोनों का आपस में आदान प्रदान होता है, विचारों का टकराहट होनी शुरू होती है उसमें।
स्वाभाविक भी होती हैं और कभी अस्वीकारा नहीं जाता। वर्तमान स्थिति में असंतुष्टि छटा कर नकारात्मक तत्वों का क्या होता है, समावेश भी किया जाता है। हमारे नाटककारों को राम की अपेक्षा रावण और प्रहलाद की अपेक्षा हिरण्यकश्यप का चरित्र अधिक आकर्षित करता है। नहीं तो राम का कहते हैं, न किसका, प्रहलाद का अपेक्षा। उसमें क्या होता है, देखो किस प्रकार से प्रहलाद को यानी कि होलिका ने जलाने के लिए क्या था कि वो उसको जला सकती हैं, लेकिन उसमें भी वो प्रहलाद वगैरह अपनी परीक्षा भक्ति के अनुसार वो नहीं जल पाया था। तो उधर से देखने का होता है। लेकिन राम और रावण की अपेक्षा क्या था, आकर्षित करने वाला कौन होता है, वो उधर से आकर्षित करने वाला होता है। उसी प्रकार के नाटक का जब हम समापन करते हैं तो लास्ट में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे नाटक मंच दिखाए जाते हैं ताकि उसकी तरफ रुझान हो सके, आकर्षित हो सके। इसके विपरीत जब जब किसी विचार, हमारी व्यवस्थाएं, तत्कालीन जो समस्याएं होती हैं, किसी नाटक होते हैं, उनके सहज रूप से स्वीकारना होता है, वे नाटक अधिक सशक्त और लोगों को अपनी तरफ क्या करते, आकर्षित भी कर सकता है। इसके साथ में हमारे कुछ ऑप्शन टाइप क्वेश्चन भी करने हैं, जैसे कि मुद्रण माध्यम के अंतर्गत कौन कौन से माध्यम आते हैं। मुद्रण माध्यम के अंतर्गत बताया था क्या आते हैं, समाचार पत्र आते हैं, पत्रिका आती हैं, पुस्तकें, सभी प्रकार के आते हैं। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज का क्या आशय होता है, जब कोई भी विशेष समाचार सबसे पहले हमने क्या करना है, दर्शकों तक पहुंचाना होता है, और उस दर्शकों को पहुंचाने को ही हम क्या कहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज कहा जाता है। ड्राई एंकर क्या होता है, ये बहुत बार आता है कि ड्राई एंकर वह होता है जो समाचार दर्शक नज़र नहीं आते हैं। कुछ दर्शक आते होते हैं केवल रिपोर्ट, दर्शकों के रिपोर्टर से मिली जो जानकारी वगैरह होती है उसी के आधार पर ही संबंधित हम उस सूचना को तैयार करते हैं, उस सूचना को हम लिख सकते हैं। लेकिन उसमें ऐसे नहीं कि जो दर्शकगणों के सामने समाचार पत्र हमें नज़र आ सके, ऐसा नहीं होता, उसे ड्राई एंकर कहा जाता है। फोन इन से क्या तात्पर्य है, एंकर का घटनास्थल पर उपस्थित रिपोर्ट में फ़ोन के माध्यम से घटित घटनाओं की जो जानकारी होती है वो क्या होती है, वो दर्शकगणों तक पहुंचानी होती है, और जो दर्शकों ने पहुंचानी होता है उस पहुंचाने को ही हम क्या कहते हैं, उसे फ़ोन इन कहलाता है। लाइव से क्या आशय है, किसी समाचार का घटना से, दूरदर्शन से हमारा क्या होता है, सीधा प्रसारण करना। ठीक है, कोई भी घटना स्थल होती है, कोई भी पेपर वगैरह जब हम देते हैं, जो कहते हैं लाइव चल रहा है, उसमें क्या होता है, सीधा प्रसारण करना होता है दर्शकगणों तक। जो सीधा प्रसारण किया जाता है वही हमारा लाइव कहलाता है। जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं, बताए, पत्र पत्रिकाएं होती हैं, रेडियो है, दूरदर्शन है, इंटरनेट है, आदि क्या होते हैं, हमारे प्रमुख साधन ही माने जाते हैं। इंटरनेट पर समाचार से संबंधित क्या सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं, कि इंटरनेट पर समाचार पढ़ने, सुनने, देखने, तीनों क्या होती हैं, सभी प्रकार की जो सुविधाएं होती हैं वो क्या होती हैं, उपलब्ध की जाती हैं। मुद्रित माध्यमों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, मुद्रित माध्यमों के माध्यम से क्या होता है, सुरक्षित रखा जाता है, कि जैसे भी हम जैसे उसे चाहें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, लिख सकते हैं। भाषा का विस्तार करना होता है, गूढ़ और गंभीर विषयों पर लिखा भी। अगला कि रेडियो कैसा जनसंचार माध्यम है, इसमें किसका मेल होता है। रेडियो कैसा जनसंचार माध्यम, हमारा सर्वे माध्यम होता है जिसे सुना जा सकता है। इसमें हमारी ध्वनि, स्वर आदि सब कुछ लिखी जाती मेल होता है सभी का, कि रेडियो के माध्यम सर्वे साधन होता है। इसमें हमारी ध्वनि का, स्वरों का, शब्दों का, सभी का तालमेल होना बहुत आवश्यक होता है। रेडियो समाचार लेखन के लिए आवश्यक बिंदु क्या हैं, समाचार काफ़ी साफ सुथरी टंकित की जाती है। दूरदर्शन संचार का कैसा माध्यम माना जाता है, देखने सुनने का माध्यम माना जाता है। रेडियो और दूरदर्शन समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए, बताया गया था। रेडियो दूरदर्शन की भाषा शैली सहज व सरल होनी चाहिए, छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, मुहावरे लोकोक्तियों का भी साथ में प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग कर शब्दों का आपस में तालमेल होना भी बहुत आवश्यक है, और विषय से संबंधित ही ये चीज़ों को हमें बताना चाहिए, ताकि हमारी जो भाषा शैली होती है सभी को समझ में आ सके। लंबे वाक्य जब हम करते हैं तो वो हमारी समझ में नहीं आते, इसलिए हमें छोटे से छोटे शब्दों में, कम से कम शब्दों में हमारी पूरी की पूरी बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। ऐसे शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए। इंटरनेट पत्रकारिता को अन्य किन किन नामों से जाना जा सकता है, कि भी इंटरनेट उसको कैसे जान सकते हैं, क्या क्या पत्रकारिता को हम ऑनलाइन, साइबर, वेब
पत्रकारिता आदि के नामों से भी हम जाना जा सकता है। कि इंटरनेट को क्या कहते हैं, साइबर भी बोल सकते हैं, वेब पत्रकारिता भी बोल सकते हैं, उसे ही हमें पत्रकारिता ही कहा जाता है। तो ये हमारा 5th लेसन और ये ऑप्शन टाइप क्वेश्चन राइट प्लस लर्न।